हॉस्पिटल में इसकी को धीरे धीरे होश आ रहा था और होश आते ही वो राजवीर को पुकारने लगी। इसकी की आवाज़ सुनकर मीसा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अब कैसा फील कर रही हो? मीसा की आवाज़ सुनकर कोमल और दादी दोनों का ध्यान इसकी की तरफ गया। वो दोनों भी इसकी की तरफ देखकर उसके पास आ गई। अब कैसा लग रहा है? कोमल बोली। हाँ बेटा, राजवीर। इसकी अभी धीरे से सिर्फ राजवीर का नाम ले रही थी। दादी इसके का सिर सहलाते हुए बोली, हाँ बेटा, राजवीर बस अभी आ रहा है। इसकी टूटी फूटी आवाज़ में बोली, वो है कहाँ? मुझे उनसे मिलना है, राजवीर को बुला दीजिए। मिसा इसको को समझाते हुए बोली, भाई आ रहे हैं, बस वो डॉक्टर के पास हैं। इसकी रूहान सी आवाज़ में बोली, नहीं राजवीर को बुला दो प्लीज़। मिसा बोली, ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ। इसकी बेचैनी से बोली, प्लीज़ राजवीर को बुला दो। मिसा राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल नहीं लगा। मिसा ने 2 से 3 बार और कॉल ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मिसा ने समर को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन भी अनरीचेबल बता रहा था। मिसा टेंशन से कोमल की तरफ देखकर बोली, मॉम भाई का कॉल ही नहीं लग रहा है। कोमल इसकी को देखते हुए बोली, ऐसे तो इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मिसा इसकी के पास जाकर बोली, इसकी मैंने भाई को कॉल कर दिया है, वो बस आ ही रहे हैं। इसकी बोली, नहीं मेरी बात करवाओ, मुझे बात करनी है। मिसा बोली, तू रेस्ट करना। मिसा ने फिर से इसकी को समझाने की कोशिश की। इसकी रोते हुए बोली, नहीं राजवीर को बुलाओ, वो कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? वो कहीं नहीं जाते हैं, उनको बुलाओ प्लीज़। इसकी की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मिसा ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर इसकी को नींद की इंजेक्शन देकर बोले, अब ये कुछ घंटे नींद में रहेगी। इंजेक्शन लगाने के बाद इसकी धीरे धीरे सोने लगी, लेकिन उस हालत में भी वो राजवीर का ही नाम लिए जा रही थी। शहर से बाहर, शहर से थोड़ी दूरी पर राजवीर और अर्णव किसी का वेट कर रहे थे। तभी उन्हें एक कार आते हुए दिखी। अर्णव बोले, हर्ष आ गया है। ये बोलकर अर्णव उस कार के पास गए तो उनमें से एक आदमी बाहर आया, जिसकी उम्र अर्णव की उम्र जितनी ही होगी। वो राजवीर के पास आकर बोले, राजवीर, वो कबीला जंगल के पास रहता है और वहाँ बहुत खतरनाक सांप और बिच्छू पाए जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ आदिवासियों का भी खतरा है। राजवीर बिना किसी एक्सपोजिशन के बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे उस कबीले के सरदार से मिलवा दीजिए। हर्ष बोले, मैं मिलवा तो दूंगा और शायद तुम्हें वहाँ तक सही से लेकर भी चला जाऊँगा, लेकिन वो मानेगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो लोग दुनिया से अलग रहना ही पसंद करते हैं। वो अपने राज दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। राजवीर बोला, अपनी इसकी को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। एक बार आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए, उसके बाद क्या और कैसे करना है ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। हर्ष ने पूछा, ठीक है फिर? वह जंगल यहाँ से काफ़ी दूर है, ये तो तुम्हें पता है ना। उन्होंने इतना कहा ही था कि आसमान से तेज़ आवाज़ आने लगी और ज़ोर की हवा चलने लगी। अर्णव और हर्ष ऊपर देखने लगे। वहाँ एक चॉपर था। राजवीर बोला, चले, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बोलकर राजवीर चॉपर के अंदर चला गया। उन्होंने बस इस 4 से 5 घंटे का सफ़र लगभग आधे घंटे में ही तय कर लिया। हर्ष ने जो जगह बताई वो उत्तराखंड में थी। जंगल के पास ही उन्होंने लैंड किया। बाहर आकर हर्ष बोला, यहाँ से आदिवासियों का इलाका शुरू होता है, हमें सावधान रहना होगा। ये सुनकर राजवीर ने अपनी गन पॉकेट से बाहर निकालकर अनलॉक कर दिया। वो तीनों आगे बढ़े ही थे कि तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, आप हर्ष हैं ना, जिसने सरदार को संदेश भेजा था? हर्ष बोला, हाँ आप सही कह रहे हैं, तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? वो आदमी बोला, आओ मेरे साथ, लेकिन आवाज़ मत करना, रात का समय है, कौन सा जंगली जानवर कहाँ होगा कुछ पता नहीं। फिर सभी उसके पीछे जाने लगे और एक कबीले में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर बच्चों के हाथ में भी सांप था, लेकिन वो उन बच्चों को कुछ नहीं कर रहा था। वो आदमी एक घर के आंगन में बैठे हुए आदमी से बोला, सरदार मैं ले आया इन्हें। आंगन में बैठा आदमी उन सबका सरदार था। उसने उसे जाने का इशारा किया। फिर हर्ष से बोला, कहिए कैसे आना हुआ?
हर्ष बोले, आपकी मदद चाहिए। एक बच्ची की जान खतरे में है, उसकी जान बचाने के लिए एक जहर का तोड़ चाहिए। सरदार बोला, जहर का तोड़? माफ़ करना, लेकिन हम इस जंगल का एक पत्ता भी किसी को ले जाने नहीं देते हैं। फिर जहर का तोड़ कैसे दे दें? हर्ष बोले, किसी का जान का सवाल है। सरदार बोला, और यहाँ हमारे उसूलों का सवाल है। राजवीर गुस्से से बोला, कमाल का वसूल है आपका। कातिल को किसी की जान लेने के लिए जहर दे सकते हैं, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए तोड़ नहीं दे सकते। सरदार चिल्लाते हुए बोला, क्या कहना चाहते हो? हम किसी की भी जान सौदा नहीं करते हैं। राजवीर भी चिल्लाते हुए बोला, फिर उन लोगों के पास वो जहर कहाँ से आया जो सिर्फ आप जैसे लोगों का कबीला बनाता है? वैसे वो जहर उन्होंने मेरी जान तक पहुँचा दिया है। राजवीर आगे बोला, मैं आपसे आराम से मांग रहा हूँ, उस जहर का तोड़ मुझे दे दीजिए, वरना याद रखिए, राजवीर सिंघानिया नाम है मेरा, इस जगह को राख करने में वक्त नहीं लगेगा। सरदार बोला, तुम धमकी दे रहे हो हमें? राजवीर बोला, नहीं, सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ। पहले अंदर से बोल रहा हूँ, लेकिन इसे मेरी कमजोरी मत समझिएगा। दोनों बोल ही रहे थे कि तभी एक औरत रोते हुए आई और बोली, सरदार, वो बाघ मेरे बच्चे को ले गया है। सरदार, बचा लीजिए। सरदार गुस्सा करते हुए बोला, कितनी बार कहा है, रात होते ही बच्चों को घर के अंदर कर दरवाज़ा बंद कर लिया करो, पर तुम सबको समझ में नहीं आता है। ये 8वीं घटना हो रही है, लेकिन क्या कहीं कोई जिंदा बचा है? फिर उसने ज़ोर से चिल्ला के अपने आदमियों को बुलाया और सभी लोग घने जंगल की तरफ जाने की तैयारी करने लगे कि तभी राजवीर बोला, मैं उस बच्चे को बचाकर ले आऊं तो क्या आप मुझे उस जहर का तोड़ दे दोगे? राजवीर की ये बात सुनकर सभी लोग हक्के बक्के होकर उसे देखने लगे। तभी अर्णव बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम? राजवीर, वो जंगल घना है और ख़तरनाक भी, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। पर राजवीर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सरदार की तरफ देखकर बोला, हाँ या ना? सरदार बोला, जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए। जंगल के अंदर हम लोग भी अकेले नहीं जाते हैं, और तुम उस बाघ का सामना करने की बात कर रहे हो। राजवीर बोला, वक्त नहीं है, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। सरदार बोला, ठीक है, अगर वो बच्चा जिंदा आ गया तो मैं तुम्हें वो तोड़ बनाकर दे दूँगा। ये सुनते ही राजवीर जंगल की तरफ जाने लगा, लेकिन सरदार ने उसके साथ कुछ और लोग भी भेज दिए थे। हर्ष बोले, तुम चिंता मत करनो अर्णव, राजवीर हैं वो, उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वो अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ जाएगा। जंगल में राजवीर जैसे ही जंगल के अंदर गया, उसे बाघ के पैरों के निशान दिखने लगे, तो राजवीर उस दिशा की तरफ बढ़ गया। राजवीर ने थोड़ी दूर जाकर देखा, बाघ बच्चे के ऊपर झपट्टा मारने ही जा रहा था। ये देखकर राजवीर ने भी एक छलांग लगाकर दूसरी तरफ से उस बाघ को धक्का देकर उसे गिरा दिया और खुद अपने एक घुटने के बल नीचे बैठकर उस बाघ की तरफ देखने लगा। इस बार बाघ ने बच्चे को छोड़ दिया और राजवीर के ऊपर अटैक किया, लेकिन राजवीर उस अटैक से बच गया। राजवीर अपने दिमाग से उस बाघ के हर एक अटैक से बचता चला गया और लास्ट में उसने उस बाघ को एक जाल में फंसा दिया। राजवीर चाहता तो एक शूट में उसे मारकर तुरंत उस बच्चे को बचा लेता, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं किया। जाल में फंसने के बाद वो बाघ ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। राजवीर ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उन लोगों की तरफ जाकर बोला, चलो, ये बाघ कभी भी इस जाल से आज़ाद हो सकता है। ये बोलकर राजवीर आगे की तरफ चला गया। कबीले के सभी लोग परेशान घूम रहे थे कि तभी एक आदमी चिल्लाकर बोला, वो देखो, वो लोग आ रहे हैं और बच्चा भी उनके साथ हैं। ये सुनकर सभी राजवीर ने लोग उस तरफ देखने लगे। राजवीर ने अंदर जाकर उस बच्चे को उसकी माँ को दिया और सरदार से बोला, मैंने अपना काम किया, अब आपकी बारी। सरदार ने हाँ में सिर हिलाया और अपने घर के अंदर जाकर एक शीशी लाकर राजवीर को दे दी और बोले, ये लो, ये उसे पिला देना, ये उस जहर को काट देगा, लेकिन याद रहे, इसके असर से भी बुखार और उल्टियाँ होगी, क्योंकि वो उसी रूप में शरीर से बाहर आएगा। ये सुनकर राजवीर ने हाँ में सिर हिला दिया और सभी लोग जल्दी से बाहर आकर वापस चौपर में बैठ गए। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई थी। राजवीर को तो अब जैसे तैसे इसकी के पास पहुंचना था, क्योंकि उसे पता था अगर इसकी उठी और उसे राजवीर नहीं दिखा तो वो पैनिक करने लगेगी।
राजवीर उसे जल्दी ठीक होता हुआ देखना चाहता था। अब इसकी को वो उस हालत में नहीं रहने दे सकता था। किसने दी है इसकी को जहर? सुबह के वक्त हॉस्पिटल में इसकी धीरे धीरे उठते हुए राजवीर का नाम लिए जा रही थी। तभी वार्ड का दरवाज़ा खोलकर राजवीर अंदर आया और देखने लगा। मिसा इसकी का हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठी थी। कोमल दादी को लेकर वापस घर चली गई थी क्योंकि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत थी। इस वक्त सिर्फ मिसा ही इसकी के साथ थी। मिसा वार्ड का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर उस तरफ देखने लगी। राजवीर को देखकर मिसा जल्दी से उसके पास गई और बोली, भाई इसकी होश में आ गई है और आपका ही नाम लिए जा रही है। रात में भी बीच बीच में उठकर रही थी और बस आपके ही बारे में पूछे जा रही थी। फिर इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया गया। मिसा की बात सुनकर राजवीर इसकी की तरफ देखने लगा जो उसी का नाम लिए जा रही थी। राजवीर बोला, अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। ये बोलकर राजवीर इसकी के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए उसे उठाने की कोशिश करने लगा। राजवीर बोला, इसकी उठो, सुबह हो गई, बहुत सोती हो तुम, उठो चलो। जैसे ही राजवीर की आवाज़ इसकी के कानों में पड़ी, इसकी बोली, राजवीर। राजवीर प्यार से उसके सिर पर किस करके बोला, हाँ बच्चा मैं ही हूँ, उठो चलो। इसकी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे राजवीर अपने सामने दिखाई दिया। राजवीर भी इसकी की आंखों में देख रहा था जो धीरे धीरे नीली पड़ रही थी और उसके लिप्स भी नीले पड़ चुके थे। साथ ही उसका पूरा चेहरा भी सूख सा गया था। इसकी अपनी धीमी आवाज़ में बोली, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? राजवीर बोला, मैं बस डॉक्टर के पास गया था और मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। फिर राजवीर कॉल करके दूध मंगवाया जिससे वो इसकी को जहर का तोड़ पिला सके। डॉक्टर भी वहाँ आ गए। राजवीर ने पहले ही उन्हें उस तोड़ के बारे में बता दिया था जिससे एक बार वो कंफर्म हो सके कि इससे इसकी को और दिक्कत ना हो। थोड़ी देर में ही दूध आ गया और राजवीर ने उसमें वो तोड़ मिला दिया और इसकी को पीने के लिए दे दिया, जिसे देखकर इसकी डरते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं पीना, उल्टी हो जाएगी। राजवीर इसकी को समझाते हुए बोला, नहीं होगी उल्टी, इसे पियो और उल्टी हो भी गई तो क्या ही हो जाएगा। इसकी मना करने लगी लेकिन फिर भी राजवीर ने उसे प्यार से मना लिया और वो पूरा दूध उसे पिला दिया। दूध पीने के बाद इसकी ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया और उसे हक करके लेट गई। ये देखकर राजवीर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम आराम कर। इसकी रोने जैसी आवाज़ में बोली, नहीं मुझे अब आप पर भरोसा नहीं है, पहले भी यही कहा था आपने, लेकिन रात को आप नहीं आए मेरे पास। ये सुनकर राजवीर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, बस अब रोना नहीं। राजवीर इसके के पास ही बैठा रहा क्योंकि उसे पता था कि इस तोड़ का असर भी बुरा होने वाला था और इससे इसकी की तबीयत खराब होगी। इसीलिए वो अब एक पल भी इसकी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इसकी फिर से सो चुकी थी और राजवीर उसके सिर को सहला रहा था कि तभी उसे फील हुआ कि इसकी का सिर धीरे धीरे गर्म हो रहा था। राजवीर ने डॉक्टर को बुलाया और उन्हें इसकी को चेक करने के लिए बोला। तभी राजवीर का फ़ोन बजने लगा। राजवीर ने देखा कि किसी अनोन नंबर से कॉल आ रहा था। अनोन नंबर देखते ही राजवीर को उस इंसान की याद आ गई जो इसकी को लेकर उसे धमकी दे रहा था। राजवीर ने जल्दी से कॉल उठा लिया। सामने से आवाज़ आई, मुझे पता चला कि तुम्हारी बीवी बच गई है। वेल, वो बच गई क्योंकि मैंने उसे बचने दिया, मैंने ज़्यादा डोज दिया ही नहीं था। वैसे देखा तुमने कितनी आसानी से मैंने उस तक जहर पहुंचा दिया। ज़रा सोचो, अगर मैंने उसे कोई दूसरा जहर दिया होता तो वो तुरंत ही मर जाती। ये बोलकर वो आदमी हंसने लगा। फिर आगे बोला, वैसे मुझे ये भी पता चला है कि तुमने अपने आदमी मेरे पीछे लगा दिए हैं, लेकिन क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ दिखता हूँ जो मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ में आ जाऊँगा? मुझे अच्छे से पता है कि मेरे सामने राजवीर सिंघानिया है, मुझ तक पहुंचने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इसीलिए तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की है। ये बोलकर वो आदमी और तेज़ हंसने लगा। राजवीर बोला, सही है, प्लानिंग कर रखी है, ज़रूरत भी है तुम्हें, लेकिन मुझे किसी प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो कहते हैं ना, मतली चाहे कितनी भी तेज़ क्यों ना हो,
कांटे में फंसने के बाद वो किलो के भाव ही बिकती हैं। वैसे ही तुझे जितनी तेज़ तैरना है तैर ले रवि खुराना। ये सुनकर सामने फ़ोन पर आदमी एकदम से चुप हो गया। राजवीर आगे बोला, तुझे क्या लगा तो मेरी जान पर वार करेगा और मुझे तेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? राजवीर अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने दुश्मनों की खबर रखता है। रवि हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर मेरे बारे में पता भी चल गया तो क्या तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। वो क्या है ना, तुम्हारी प्यारी बहन मुझसे प्यार करने लगी है, और वो भी ऐसा वैसा वाला नहीं, सच्चा वाला। और वो मुझे तुमसे प्रोटेक्ट करेगी। वो जब तक है मुझे तो कुछ नहीं होने वाला। राजवीर बोला, तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो जब तक उसकी आंखों पर प्यार की झूठी पट्टी बंधी है, और वो बहुत जल्द हट जाएगी, फिर तुम्हारा खेल ख़त्म। राजवीर ने ये बोलकर फ़ोन कट कर दिया और वापस डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर बोले, सर ये उसी तोड़ का इफ़ेक्ट है, इसीलिए इनका शरीर गर्म हो रहा है। कुछ देर में बुखार उतर जाएगा, लेकिन वापस आ सकता है। ये सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ, में सिर हिलाया और डॉक्टर वहाँ से चले गए। राजवीर बस एकटक इसकी को ही देखे जा रहा था। कोई अभी नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। मीसा वार्ड के अंदर आई तो राजवीर उससे बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जैसे ही ये उठे मुझे फ़ोन कर देना। मीसा बोली, ठीक है भाई। राजवीर हॉस्पिटल से निकलकर एक सुनसान जगह पर गया और खाली जगह को देखने लगा, शायद इसीलिए क्योंकि अभी उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। राजवीर नीचे बैठ गया और इसकी के साथ बिताए हर पल को याद करने लगा। फिर उसे इसकी की तबीयत खराब होना याद आया कि कैसे वो बेजान सी हो गई थी। ये सब याद करके राजवीर खुद से बोला, कितना कोशिश किया कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। पहली बार के बाद से हर पल तुम याद आती थी, लेकिन कभी भी तुम्हारे बारे में पता नहीं किया, शायद इस डर से कि मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। और वही हुआ, तुम मेरे ही घर आ गई और हर पल मेरी आंखों से सामने रहने लगी। ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने पास ले ही आया, और आज उसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है। मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें टारगेट किया। फिर राजवीर आगे बोला, तुम्हें इतना दर्द हुआ वो भी मेरी वजह से, और इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। बाहर हर पल तुम्हें इग्नोर किया, किसी के सामने तुमसे बात नहीं की, हमेशा दूर रहा जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। और आज तुम मौत के इतने करीब आ गई थी कि मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हें। राजवीर हॉस्पिटल से निकलकर एक सुनसान जगह पर गया और खाली जगह को देखने लगा, शायद इसीलिए क्योंकि अभी उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। राजवीर नीचे बैठ गया और इसकी के साथ बिताए हर पल को याद करने लगा। फिर उसे इसकी की तबीयत खराब होना याद आया कि कैसे वो बेजान सी हो गई थी। ये सब याद करके राजवीर खुद से बोला, कितना कोशिश किया कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। पहली बार के बाद से हर पल तुम याद आती थी, लेकिन कभी भी तुम्हारे बारे में पता नहीं किया, शायद इस डर से कि मैं अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। और वही हुआ, तुम मेरे ही घर आ गई और हर पल मेरी आंखों से सामने रहने लगी। ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें अपने पास ले ही आया, और आज उसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है। मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हें टारगेट किया। फिर राजवीर आगे बोला, तुम्हें इतना दर्द हुआ वो भी मेरी वजह से, और इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। बाहर हर पल तुम्हें इग्नोर किया, किसी के सामने तुमसे बात नहीं की, हमेशा दूर रहा जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। और आज तुम मौत के इतने करीब आ गई थी कि मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। राजवीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। ये मीसा का कॉल था, तो राजवीर ने खुद को संभाल कर कॉल पिक किया, लेकिन सामने से इसकी की आवाज़ आई, राजवीर आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? राजवीर प्यार से बोला, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तब तक तुम खाना खा लो। इसकी रोने जैसी आवाज़ में बोली, नहीं, मुझे सिर्फ आपके साथ हाथ से ही खाना खाना है, आप आ जाइए ना जल्दी से। राजवीर बोला, अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस 5 मिनट, तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने चाहिए, ओके ओके।
इसकी बोली, हॉस्पिटल में। राजवीर वापस इसकी के पास आया और बोला, ये सब क्या है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है? इसकी राजवीर को देखते ही उसके गले लग गई और बोली, मुझे आपके हाथ से खाना है। राजवीर ने प्यार से इसकी के बाल को सहलाया और फिर बोला, ठीक है। ये बोलकर राजवीर इसकी को खाना खिलाने लगा। तभी उस बाड़ में मीसा के साथ रेहान आ गया। उसे देखकर इसकी बोली, ये बंदर यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनकर रेहान बोला, मैंने सुना है कि एक छिपकली बीमार पड़ गई है, उसी को देखने आया हूँ। अपने लिए छिपकली वर्ड सुनकर इसकी राजवीर की तरफ देखकर बोली, देखा आपने, ये मुझे छिपकली कह रहा था। राजवीर बोला, तुमने भी तो इसे पहले बंदर कहा था। इसकी बोली, आपने मेरी साइड लेनी है ना कि रेहान की। राजवीर बोला, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बस जो फैक्ट है वो बोल रहा हूँ। रेहान बोला, वही तो सर, कभी गलत का साथ नहीं देते हैं और डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी चिढ़ते हुए बोली, बाय द वे। कुछ देर बाद राजवीर इसकी को खाना खिला के कुछ काम करने लगा। मीसा और रेहान इसकी से बात करने लगे। रात का वक्त इसकी जिद करते हुए बोली, राजवीर मुझे घर जाना है। राजवीर बोला, ठीक है, बस 2 दिन और फिर चलेंगे घर। इसकी बोली, नहीं, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, पूरा दिन बस बेड पर पड़े रहो, मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे घर जाना है। राजवीर बोला, अच्छा तो तुम बोर हो जाती हो, मैं तुम्हारे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ करता हूँ। इसकी ने पूछा, क्या? 1 मिनट। राजवीर ने अपने फ़ोन में एक सॉन्ग प्ले किया और इसकी को अपनी गोद में उठा लिया। फिर वो बोला, लेट्स डांस। ये बोलकर राजवीर इसकी को गोद में लेकर ही डांस करने लगा। इसकी ने भी राजवीर के गले में हाथ डाल लिए और प्यार से राजवीर को देखने लगी। डांस करने के बाद राजवीर ने इसकी को बेड पर बिठा दिया और बोला, और कोई फरमाइश? इसकी बोली, नहीं, मुझे अब नींद आ रही है, लेकिन मुझे कल घर जाना है, आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। राजवीर बोला, ठीक है, लेकिन हम घर तभी जाएंगे जब डॉक्टर डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो तुम जिद नहीं करोगी। ये सुनकर इसकी का सिर में हिला दिया। इसकी के सोने के बाद राजवीर ने समर को कॉल किया और बोला, रवि कहाँ है, कुछ पता चला? समर ने बोला, नो सर, आई थिंक वो आउट ऑफ इंडिया है। राजवीर बोला, वह कहीं भी क्यों ना हो, उसे ढूंढो, और हाँ, वो रूही से ना मिल सके इस बात का ध्यान रखना, और रूही की सिक्योरिटी बढ़ा दो। समर बोला, ओके सर। समर से बात करने के बाद राजवीर इसकी की तरफ देखने लगा, जो नींद में भी बहुत बेचैन लग रही थी। तो राजवीर आकर धीरे से उसके बगल में उसे हक करके सो गया। राजवीर के हक करते ही इसकी की बेचैनी ख़त्म हो गई और नींद में भी उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सुबह के वक्त सिंघानिया हाउस के लिविंग रूम में इस वक्त पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, सिवाय राजवीर और इसकी के, क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे। अर्णव के सामने एक आदमी बैठा था जो उससे बोला, देखिए मिस्टर सिंघानिया, मुझे पता है कि ऐसे अचानक ये बात आप सबके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन आप मेरी भी मजबूरी को समझिए। मेरी मोम की तबीयत ठीक नहीं रहती है और अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि वो कुछ दिन की मेहमान है और उनकी आखिरी तमन्ना है कि वो अपने पोते की शादी देख ले। आप समझ सकते हैं ना? अर्णव बोले, मिस्टर खुराना, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन 2 दिन में शादी और अभी घर पर राजवीर भी नहीं है, यहाँ तक कि इसकी की तबीयत भी ठीक नहीं है। इन सब के बीच में हम शादी अभी कैसे कर सकते हैं? मिस्टर खुराना बोले, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? रूही रवि से प्यार करती हैं और रवि रूही से, तो राजवीर को इन सब से क्या दिक्कत होगी? और रही बात इसकी की, तो उसे आज या कल डिस्चार्ज मिल ही जाना है। मिस्टर खुराना आगे बोले, वैसे भी पंडित जी ने कहा है कि 3 दिन के बाद मुहूर्त शुभ है, उसके बाद सीधे 6 महीने बाद का है, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अगर बात मेरी मोम की नहीं होती तो मुझे क्या दिक्कत होती, लेकिन आप समझ रहे हैं ना? अर्णव बोले, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, मैं शाम को आपको बताता हूँ। मिस्टर खुराना बोले, ठीक है, लेकिन जल्दी बता दीजिएगा, फिर हमें सुगुन भी तो लाना है ना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। दादी बोली, अचानक से इनकी मोम की तबीयत इतनी कैसे ख़राब हो गई, और 3 दिन में शादी, मतलब तैयारी कैसी होगी? कोमल बोली, माँ, तैयारियाँ तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन हमें राजवीर को बताना होगा। दादी बोली, वही तो,
हद कर दी इन लोगों ने भी। वहाँ बच्ची इतनी बड़ी मुश्किल से बची है और हॉस्पिटल में है और इन्हें यहाँ शादी की पड़ी है। मिसा रूही के रूम में गई और उसने देखा कि रूही किसी से कॉल पर बात कर रही थी। मिसा बोली, अरे बस, अब बस भी कर दे, कितनी बात करोगी। आज तो इनके पिता सीधे शादी का ऑफ़र लेकर आ गए, वो भी 3 दिन के बाद का। ये सुनकर रूही ने कॉल कट कर दी और बोली, वाट, अंकल इसीलिए आए थे? मिसा बोली, हाँ। रूही बोली, अरे यार, मैं कुछ दिन ट्रिप पर क्या चली गई, मेरे पीछे क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन रवि ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसा अचानक क्यों? मिसा बोली, मुझे नहीं पता, बोल रहे थे कि उनकी मॉम की तबीयत ख़राब रहती है तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। रूही बोली, पर रवि ने तो नहीं बताया कि उनकी दादी की तबीयत ख़राब है। मिसा बोली, तुम ट्रिप पर थी इसीलिए नहीं बताया होगा। रूही गुस्से में बोली, हाँ, जैसे तुम सबने मुझे इसकी के बारे में नहीं बताया था। मिसा बोली, उसके बारे में क्या बताते, कुछ बताने लायक ही नहीं था, कोई अपने होश में नहीं था, सब बस उसी की कोशिश में थे कि कैसे भी इसकी ठीक हो जाए। रूही बोली, भाई को कितनी तकलीफ़ हुई होगी ना, वो कितना प्यार करते हैं उससे, और इसकी को उस हाल में देखकर कितना दर्द हुआ होगा उन्हें, और वो तो किसी को कुछ बताते भी नहीं हैं, अब अपने अंदर रखते हैं। मिसा बोली, हाँ तुम सही बोल रही हो, लेकिन भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हाँ, प्यार में उन्होंने इसकी को पूरा बिगाड़ रख दिया है। तुम्हें पता है, हॉस्पिटल में वो भाई के बिना एक पल नहीं रहना चाहती थी, हर वक्त राजवीर राजवीर करती रहती है। वो तो अब उनके हाथों से ही खाना खाती है, उसे इतना बिगाड़ दिया है भाई ने। रूही हंसकर बोली, वो बस खुश रहे, वैसे भी बचपन से कभी कोई अपना नहीं मिला है उसे, तो अब भगवान ने उसे इंटरेस्ट के साथ सब कुछ दे रहे हैं। रूही कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मुझे अभी भी इस सडन शादी का मतलब समझ नहीं आया, मैंने तो अभी तक रवि को हाँ भी नहीं किया है, तो यूँ अचानक शादी की बात और उसकी दादी की तबीयत का ख़राब होना कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर क्यों करवाना चाहते हैं मिस्टर खुराना रवि की इतनी जल्दी शादी? ऐसे भी कौन सी दुश्मनी है किसी की इसकी के साथ जो आज वो इस हालत में है? क्या राजवीर अपनी बहन के सामने रवि की सच्चाई ला पाएगा? घर में राजवीर का रूम। राजवीर ने इसकी को अपने बेड पर बैठाया और बोला, अब खुश हो, जिद जो पूरी हो गई, घर जाना है, घर जाना है की रट लगा रखी थी। इस पर इसकी ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, जब सारे टेस्ट हो ही गए थे और ट्रीटमेंट घर से भी हो सकता था, तो मैं क्यों वहाँ पर रहती? मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वहाँ पर, और आपको भी तो प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे पता है। राजवीर इसकी के गाल पर हाथ रखकर बोला, वहाँ पर तुम जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाती। इसकी बोली, आप साथ हो ना, मैं यहाँ भी बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी। तभी राजवीर का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि समर कॉल कर रहा था, तो राजवीर इसकी से बोला, मैं बस ये कॉल अटेंड करने के आता हूँ, तुम रेस्ट करो। इस पर इसकी ने अपना सिर हिला दिया और राजवीर ने उसे लेटाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और कुछ खुद स्टडी रूम में चला गया। वहाँ जाकर राजवीर ने समर को कॉल किया। कहो, क्या कहना था? सर, रवि का पता चल गया है, वो अपने घर वापस आ गया है। और ये बोलकर समर चुप हो गया। राजवीर बोला, और क्या, आगे बोलो। समर बोला, सर, रवि के फादर आज सुबह आपके घर आए थे, रवि और रूही मैम की शादी की बात करने। वो चाहते हैं कि ये शादी 3 दिन में हो जाए। आई एम श्योर कि ये उनकी कोई नई चाल है। राजवीर समर से बोला, ऑफ कोर्स ये एक चाल ही है, उसे लगता है ये सब करके वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। उसे शादी करना है ना, तो मैं भी करवाता हूँ उसकी शादी, तुम बस वो करो जो मैं बोलता हूँ। उसने समर को कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे दिए। उसके बाद राजवीर ने स्टडी रूम से बाहर निकलकर इसकी के पास जाकर देखा, जो इस वक्त सो रही थी। राजवीर एक स्माइल के साथ इसकी को देखने लगा और याद करने लगा कि कैसे घर जाने के लिए उसने पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया था। जो सामान मिल रहा था उसे नर्स पर फेंक रही थी और किसी को भी चेकअप नहीं करने दे रही थी जब तक उसे राजवीर ने अच्छी खासी डांट नहीं पड़ गई। लेकिन फिर भी उसने घर वापस आने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल कर राजवीर को मना ही लिया, और राजवीर तो हर बार अपने प्यार के आगे घुटने टेक देता था। इस बार भी यही हुआ, इसकी की जिद की जीत हुई।
राजवीर उसके सिर पर किस करके बोला, मेरी जिद्दी बीवी। उसके बाद राजवीर नीचे लिविंग हॉल में आ गया और देखा कि वहाँ दादी बैठी हुई थी। उनके पास जाकर राजवीर उनसे बोला, मिस्टर खुराना को क्या जवाब दिया है आप सबने? राजवीर की बात सुनकर दादी बोली, हम तो तुम्हारा ही वेट कर रहे थे राजवीर, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फैसला यूं अचानक कैसे ले। राजवीर सोफे पर बैठते हुए बोला, इसमें इतना सोचना क्या है, ये फैसला रूही का है, तो डिसाइड करेगी उसे क्या करना है, आप उसी से पूछ लीजिए। रूही भी बाहर से आ रही थी तो आते ही वो राजवीर को देखते हुए दादी के बगल में बैठ गई। राजवीर रूही से बोला, तुमने क्या सोचा है? रूही बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। राजवीर बोला, ठीक है फिर फैसला हो गया। तभी अर्णव जो अपने रूम में आ रहे थे, उन्होंने भी रूही की बात सुन ली थी। वो आकर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें तो टाइम चाहिए था ना, सुबह मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने यही कहा था, फिर ऐसे अचानक क्यों हाँ कर रही हो? रूही बोली, डैड मैंने दोबारा सोचा और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई तो मैं भाई की बात से एग्री हो गई। अर्णव बोले, ठीक है फिर उन्हें फ़ोन करके कह देता हूँ कि कल शगुन आ जाए। राजवीर ने एक नज़र रूही को देखा और फिर वहाँ से वापस अपने रूम में जाकर काम में लग गया। तभी उसके पास रवि का कॉल आया। कॉल देखकर राजवीर स्माइल करने लगा और थोड़ी देर बाद कॉल को रिसीव कर लिया। सामने से रवि बोला, तो मिस्टर राजवीर सिंघानिया क्या हुआ, आपकी पावर कहाँ गई? देखिए अब तो मैं घर भी वापस आ गया, आप जब चाहे मुझे पकड़ सकते हैं। अरे वेट, लेकिन कैसे? मेरी तो शादी फिक्स हो गई है आपकी प्यारी बहन के साथ, अब आप क्या करोगे? ये शादी तो होकर रहेगी और अगर आपने शादी से पहले मुझे कुछ भी किया तो आपकी बहन का क्या होगा? वो कैसे रहेगी? वो तो दुख के दरिया में डूब जाएगी। ये बोलकर रवि जोर से हंसने लगा। राजवीर बोला, तुमने वो कहावत तो सुनी है रवि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बीच में इसकी को लाकर, अगर नहीं लाते तो शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने मुझसे बदला लेने के चक्कर में उस मासूम को तकलीफ़ दी और इस बात के लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हो, रुक जाओ नहीं तो बहुत पछताओगे। इसे मेरी धमकी नहीं चेतावनी समझ लो। ये बोलकर राजवीर ने कॉल कट कर दिया। रवि का घर। राजवीर से बात करने के बाद रवि ने गुस्से में अपने फ़ोन को फेंक दिया जिससे वो टूट गया। वो गुस्से में बोला, राजवीर सिंघानिया, आखिर किस बात का इतना घमंड है तुम्हें? पैसे और पावर का? वो तो मेरे पास भी है, लेकिन एक बात समझ लो, जब तक मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ ना छीन लूँ तब तक मैं भी शांत नहीं बैठने वाला हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने मेरा प्यार खोया है और अब मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूँगा। जान बसती है न तुम्हारी उस लड़की में, मैं उसकी सांसें छीन लूँगा। बस एक बार ये शादी हो जाए तब देखता हूँ कि तुम कैसे अपनी बहन का सुहाग उजाड़ते हो। सिंघानिया हाउस। रात का वक्त। सभी लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे कि वेडिंग प्रिपरेशन के लिए कि कैसे तैयारी करनी है और किसे हायर करना है, शॉपिंग कैसे करनी है, ये सब डिसीजन हो रहा था। तभी मिसा इसकी को पकड़ के धीरे धीरे नीचे लाने लगी। सबकी नज़र उस पर ही अटक गई। कोमल उठकर इसकी के पास आई और बोली, बेटा तुम नीचे क्यों आई? तुम्हें तो अभी रेस्ट करना चाहिए। इसकी उदास आवाज़ में बोली, इतने दिन से पूरे टाइम रेस्ट ही कर रही थी, बोर हो गई, अब तो सो कर। तभी दादी बोली, वही तो पूरा समय बच्ची रूम में थी और हॉस्पिटल में भी बेड पर ही बैठा रखते थे, बोर हो रही होगी ये। आज जा बेटा, यहाँ आकर मेरे पास बैठ। ये सुनकर मिसा ने इसकी को दादी के बगल में बैठा दिया। कोमल दादी को देखते हुए बोली, माँ मैंने डिज़ाइनर को कॉल कर दिया है, वो कल आ जाएगी और ज्वेलरी के लिए भी कॉल कर दिया है। ये सुनकर इसकी बोली, ये सब क्या हो रहा है? इसकी की बात सुनकर दादी बोली, बेटा तुम्हें पता नहीं है क्या, 3 दिन में रूही की शादी है। इसकी बोली, नहीं दादी मुझे किसी ने नहीं बताया। इसकी के मुँह से ये सुनकर मिसा जो अभी कॉफ़ी पी रही थी अचानक खांसने लगी और हकलाकर बोली, सॉरी इसकी, वो मैं तुझे बताना ही भूल गई थी। वो ये सब इतना सडन हुआ और मुझे लगा कि भाई ने बता दिया होगा।
इसीलिए न ही बात की इस टॉपिक पर। इसकी बोली, ये अच्छा है, मैं कुछ दिन बीमार पड़ गई। क्या पड़ी? सब लोग मुझे भूल गए। इतनी बड़ी बात मुझे किसी ने नहीं बताई। दी आपने भी नहीं बताई ना? रूही अपनी सफाई देते हुए बोली, इसकी मैं तो खुद कल आई हूँ और अचानक ये सब हुआ। ऊपर से तुम्हारे बारे में पता चला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। प्लीज़ गुस्सा मत करो। तभी बाहर से आते हुए मिहिर बोला, व्हाट्स हैपन ब्यूटीफुल आइड लेडीज़, क्या चल रहा है यहाँ पर? और मेरी प्यारी दीदू, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर वेडिंग। मिहिर के सडन एंट्री से सभी लोग शॉक्ड हो गए और कोमल उसका कान पकड़ते हुए बोली, पहले तुम ये बताओ कि दुनिया के कौन से कोने में घूमने गया था जहाँ पर तुम्हारा फ़ोन लग ही नहीं रहा था? तुम्हें पता भी है इन दिनों क्या हो गया? और तुम्हें कितना फ़ोन ट्राई किया लेकिन एक बार भी नहीं लगा। तुम ना एक काम करो, किचन में जाओ, गैस ऑन करो और फ़ोन को जला दो। मिहिर एक्टिंग करते हुए बोला, मॉम पहले आप कान छोड़िए, मैं बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। कोमल बोली, क्या हुआ था बता। मिहिर बोला, बताता हूँ, पहले कान छोड़िए। ये कहकर उसने अपने कान की तरफ इशारा किया। ये देखकर कोमल ने उसका कान छोड़ दिया और बोली, शुरू कर अब अपनी रामायण। मिहिर बोला, तो मॉम बात यह है कि मैं गया था स्विट्ज़रलैंड और जिस जगह मैं था वहाँ इतनी हेवी सोनफुल हुई कि सारे कनेक्शन टूट गए। जैसे ही वेदर साफ हुआ मैं निकल गया वहाँ से और जैसे मैंने इंडिया लैंड किया मुझे मिसा का कॉल आ गया और उसने मुझे दी की शादी के बारे में बता दिया। ये सब सुनकर इसकी बोली, मिहिर यहाँ था भी नहीं, लेकिन उसे भी मुझसे पहले दी की शादी के बारे में पता चल गया, बस मुझे ही नहीं पता। कोमल प्यार से इसकी से बोली, इसकी बेटा तुम इतनी सैड क्यों हो रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा अभी। तभी मिहिर तपाक से बोला, क्यों, क्या हुआ है इसकी को? अगर सही वक्त पर फ़ोन लग जाता तो बता देती, लेकिन अब कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। ये बोलकर कोमल अपने रूम में जाने लगी और मिहिर उनके पीछे पीछे उन्हें मनाने चला गया। ये देखकर सभी लोग हंसने लगे। दादी भी अपने रूम में चली गई। तभी राजवीर नीचे आया और इसकी से बोला, चलो अब वापस रूम में जाकर रेस्ट करो। ये बोलकर राजवीर इसकी को अपनी गोद में उठाकर रूम में चला गया। रूम में जाकर इसकी राजवीर से बोली, आपने क्यों नहीं बताया दी की शादी के बारे में मुझे? राजवीर इसकी को बेड पर लेटाते हुए बोला, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी यह बात। इसकी उचकते हुए बोली, अच्छा इम्पोर्टेंट कैसे नहीं थी ये बात? दी की शादी हो रही है, वो भी 3 दिन में। आपको पता है मुझे कितनी एक्साइटमेंट होती है किसी की शादी में? राजवीर ने इसकी के पास बैठते हुए पूछा, किसी और की शादी की एक्साइटमेंट तुम्हें क्यों होती है? इसकी खुश होते हुए बोली, क्योंकि मुझे शादी की सारी रस्में देखना बहुत अच्छा लगता है। कितनी सुंदर फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि पूरा घर पवित्र हो गया हो। और सबसे ज़रूरी बात, शादी की सभी रस्मों में रेडी होना कितना मज़ेदार होता है। राजवीर इसकी को धमकाते हुए बोला, समझ गया मैं, लेकिन मेरी एक बात तुम भी सुन लो। अगर एक भी रस्म में तुम मुझे उछल कूद करते हुए दिखी तो मैं तुम्हें रूम में बंद कर दूंगा। फिर देखती रहना रस्में। और हाँ, तुम्हें जो भी चाहिए सब यहीं आ जाएगा, तो घर से बाहर जाने की भी जिद मत करना। अभी तुम ठीक नहीं हुई हो, इसीलिए पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई तो जिस हॉस्पिटल रूम में तुमने आज हंगामा मचाया है ना, वहीं 1 महीने के लिए एडमिट करवा दूंगा। ये सब सुनकर इसके बेड पर लेट गई और खुद से बोली, डेविल कहीं के, जब देखो तब बच्ची को धमकाते रहते हैं या फिर डांटते रहते हैं। इसकी ऐसे मत करो, इसकी वैसे मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। ये सब देखकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, मुझे कोसना और मेरी एक्टिंग करना हो गया हो तो सो जाओ अब। इसकी ने यह सुनते ही अपनी आंखें जल्दी से बंद। नेक्स्ट डे शादी की सभी रस्में शुरू हो गई थी। खुराना परिवार सुगुन लेकर आ गया था। सभी लोग खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन किसे पता था कि ये शादी इतनी भी आसान और खुशियों से भरी हुई नहीं थी। जब सुगुन की रस्म हो रही थी तब राजवीर ने इसकी को बाहर जाने नहीं दिया था, जिस बात से इसकी अपना मुंह फुलाकर बैठी थी और जिद करने की वजह से उसे डांट भी पड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद मिसा रूम में आई और इसकी को नाराज़ और चुपचाप बेड पर बैठा देखकर बोली, इसकी तुझे क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों दिख रही है? तभी राजवीर की आवाज़ आई। वो बोला, कुछ नहीं हुआ है, बस बाहर जाकर उछल कूद करना था इसे और मैंने मना कर दिया।
ऐसा नहीं था, राजवीर इसकी को बाहर नहीं जाने देना चाहता था। वो बस इसकी को खुराना परिवार के सामने नहीं जाने देना चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई इसकी को नुकसान ना पहुंचा दे। इसकी राजवीर पर गुस्सा करते हुए बोली, मैं क्या 5 साल की बच्ची हूँ जो बाहर जाकर उछल कूद करूँगी? मुझे पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जितना हो सके मुझे रेस्ट करना है। मैं नीचे जाकर आराम से चेयर पर बैठ जाती। मुझे तो बस रस्में देखनी थी। राजवीर बोला, अभी रस्में शुरू ही हुई हैं। शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं, देखती रहना आराम से। यह सुनकर इसकी ने अपना मुंह बना लिया और मीसा की तरफ देखकर बोली, तू बोल, तू किस लिए आई थी? मीसा बोली, मैं तो तुझे बुलाने आई थी। वो डिज़ाइनर आए हैं, चल लहंगा पसंद कर ले और अपना मेजरमेंट दे दे। इसकी खुश होते हुए बोली, हाँ चल। फिर रुककर राजवीर की तरफ देखने लगी और बोली, अब मीसा के रूम में तो जा सकती हूँ ना? राजवीर ने जवाब दिया। यह सुनकर इसकी तुरंत भागने लगी कि तभी राजवीर चिल्लाते हुए बोला, आराम से जाओ। यह सुनकर इसकी धीरे धीरे चलने लगी। मीसा चलते चलते इसकी से बोली, इसकी तू भाई को कितना तंग करती हैं? इसकी मुंह बनाकर बोली, मैं कहाँ तंग करती हूँ, ये तो वही हैं जो मुझे हर चीज़ के लिए रोकते और टोकते रहते हैं। मीसा बोली, हाँ वो इसीलिए क्योंकि वो तुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहते। तुझे पता है जब तू बेहोश थी तो भाई की क्या हालत थी? बस अपने आंसू को कंट्रोल कर रखा था उन्होंने। इसकी सैड होकर बोली, बस कर याद मत दिला। दोनों मीसा के रूम में आ गए थे। वहाँ वो लोग अपने लिए लहंगा पसंद करने लगे, लेकिन इसकी को कोई भी लहंगा अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोली, आप लोग बेस्ट डिज़ाइनर होकर भी ये सब क्या लाए हैं? मुझे एक भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर इसकी मीसा के ऊपर से एक दुपट्टा हटाकर बोली, तू पागल है क्या? कुछ भी पसंद कर लेती है। तुझे पता है ये पिछले साल की ट्रेंड से चल गया है। मीसा बोली, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी मैं लहंगा पहन रही हूँ, वो बड़ी बात नहीं है क्या? अगर दादी ने धमकी नहीं दी होती तो मैं जीन्स और शर्ट पहनती, वही कंफर्टेबल होता है। पता नहीं क्यों ये सब ताम झाम पहनना पड़ता है, वो भी सिर्फ लड़कियों को। लड़के आराम से जो मन करता है, जिसमें कंफर्टेबल होते हैं वो पहन लेते हैं। इसकी मीसा को घूर के देखने लगी। वो बोली, सुधर जा तू, नहीं तो वो बंदर सोचेगा कि मैंने प्यार लड़की से किया है या फिर लड़के से। मीसा आंख मारकर इसकी से बोली, सोचने दे, अब तो उसे प्यार हो ही गया है तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसकी मीसा से बोली, बाय द वे। उसके बाद इसकी डिज़ाइनर की तरफ देखकर बोली, आप लोगों के पास कोई न्यू डिज़ाइन हो तो दिखाइए, नहीं तो दफ़ा हो जाओ, पूरा मूड ख़राब कर दिया है। तभी वहाँ कोमल आई और बोली, क्या हुआ बेटा? इसकी बोली, आंटी इनके पास एक भी न्यू डिज़ाइन नहीं है। कोमल बोली, वैसे कैसे होगा, ये लोग ज्वेलरी डिज़ाइन है और ये जो लहंगे देख रही हो ये पुराने हैं जो मैं इन्हें दिखाकर पूछ रही थी। और मैं थोड़ी देर के लिए किचन में क्या गई, ये मीसा इन्हें ड्रेस डिज़ाइनर समझकर यहाँ ले आई होगी। मीसा बोली, अच्छा मुझे क्या पता था, मैंने ये लहंगे इनके पास देखे तो लगा कि लहंगे के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें बोलना चाहिए था ना। बिना बात के इन्होंने इसकी से इतना सब कुछ सुन लिया। तभी उनमें से एक लड़की जो उनकी हेड थी वो बोली, मैम हमने ट्राई किया बताने का पर आप सुनी ही नहीं और इसकी मैम को लेने चली गई। उसके बाद डिज़ाइन देखकर मैम गुस्सा हो गई। उनकी बात सुनकर इसकी बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था और वैसे भी इसमें सारी गलती मीसा की है। मीसा बोली, ठीक है, मैं भी माफ़ी मांगती हूँ। इसकी बोली, तो मांग। मीसा बोली, मांग तो रही हूँ। इसकी बोली, अच्छे से मांग जैसे मैंने मांगा। मीसा बोली, ओके फाइन, आई एम सॉरी। फिर वो इसकी की तरफ देखकर बोली, खुश? इसकी बोली, वेरी मच। उसके बाद वहाँ पर सही ड्रेस डिज़ाइनर आए और इसकी मीसा और रूही का मैनेजमेंट लेकर गए। घर पूरा रोशनी से चमक रहा था, पूरे घर को ही दुल्हन की तरह सजा दिया था और पूरे समय घर में गीत बज रहे थे। शाम का वक्त। मीसा बोली, मांग तो रही हूँ। इसकी बोली, अच्छे से मांग जैसे मैंने मांगा। मीसा बोली, ओके फाइन, आई एम सॉरी। उसके बाद वहाँ पर सही डिज़ाइनर आए और लहंगा हो गया सब। शाम का वक्त। इसकी सब लोग के साथ लिविंग रूम में बैठी हुई थी। सभी आपस में प्लानिंग कर रहे थे शादी में कुछ कुछ करने का, लेकिन रूही का ध्यान कहीं और ही था। जिसे देख मीसा बोली, क्या हुआ फिटी, कहाँ ध्यान है?
उसकी बात सुनकर रूही बोली, कहीं नहीं, बस ऐसे को सोच रही थी। मिहिर एक्टिंग करते हुए बोला, दी हमसे दूर जाने वाली हो, कहीं उसके लिए अभी से दुखी तो नहीं हो रही हो ना? अगर ऐसा है तो आप चिंता मत करिए, आपका ये भाई आपकी एक आवाज़ में आपके पास आ जाएगा, बस आवाज़ दे देना। रूही बोली, हाँ मुझे पता है कि मेरे भाई मेरे एक आवाज़ पर ही आ जाएंगे। ये बात रूही राजवीर की तरफ देखकर बोल रही थी, जो इस वक्त सीढ़ी से नीचे आ रहा था। राजवीर इसकी के पास आया और उससे बोला, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे शरारत मत करना। ये सुनकर इसकी राजवीर से बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ। इसकी की बात सुनकर राजवीर उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। सभी बात कर रहे थे, तभी कोमल दादी से बोली, माँ शादी में जीजी को भी बुलाना है क्या? दादी बोली, कैसी बात कर रही हो तुम कोमल? राजवीर ने उसे घर से निकाला है, तुम्हें लगता है कि वो अब उसे फिर से घर में आने देगा? और कौन जाने इस बार क्या नया तमाशा खड़ी करे वो। शादी का घर है, आराम से शादी हो जाने दो। अर्णव बोला, माँ ठीक कह रही है कोमल, आप इस बारे में भूल जाइए कि अब वो इस घर में दोबारा आने वाली हैं। तभी घर में कुछ लोग आए, जिसे देख के सभी लोग खुश हुए। दादी बोली, आरव तू आ गया? आरव बोला, हाँ माँ, घर में शादी है तो भला मैं कैसे नहीं आता, और वैसे भी राजवीर की शादी में तो नहीं आ पाया था, लेकिन सोचा कि इस शादी में मिस नहीं करूँगा। तब इसकी बिना मीसा से बोली, अब ये लोग कौन हैं? मीसा इसकी से बोली, ये चाचा चाची और उनके बच्चे हैं, तुझे नहीं पता क्या? इसकी मीसा से बोली, क्या तुम्हारे चाचा चाची भी हैं? मुझे क्यों नहीं बता इस बात का? मीसा बोली, क्या तुझे नहीं पता? क्या मैंने कभी तुझे इनके बारे में नहीं बताया है? फिर वो आगे बोली, अरे यार, इतने सालों तक ये आए नहीं थे तो ध्यान नहीं था, और जब मैंने तुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था तब मुझे क्या पता था कि भाई तुमसे शादी कर लेंगे और ये फैमिली तेरी भी हो जाएगी, और तेरी शादी के बाद तो शापे ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इसकी बोली, राजवीर ने भी नहीं बताया था मुझे। मीसा बोली, तुझे तो पता ही है भाई फैमिली के बारे में कम ही बात करते हैं। वो अलग बात है कि भाई चाचा को पसंद करते हैं, और पहले उनसे बात भी कर लिया करते थे। तभी उनके कान में कोमल की आवाज़ आई। वो बोली, इसकी बेटा यहाँ आओ। ये सुनकर इसकी उनके पास गई। कोमल उसे आरव से इंट्रोडक्ट करवाते हुए बोली, ये है इसकी राजवीर की वाइफ, और इसकी ये तुम्हारे चाचा लगेंगे। ये सुनकर इसकी उनके पैर छुए और चाचा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर कोमल एक औरत की तरफ जाकर बोली, ये है तुम्हारी चाची नीलम। इसकी ने फिर उनके भी पैर छुए और चाची ने भी बहुत प्यार से इसकी को आशीर्वाद दिया। तभी वहाँ एक लड़की भी आवाज़ आई। वो बोली, अरे कोई मुझे भी तो मेरी ब्यूटीफुल भाभी से मिलने दो। इसकी उस तरफ देखने लगी तो वहाँ पर एक लड़की और एक लड़का दरवाजे के पास नजर आए। कोमल उस लड़की को अपने पास बुलाकर बोली, हाँ राजकुमारी, बस अभी आपसे ही मिलवाना है। इसकी ये है इस घर की सबसे छोटी बेटी जिया। ये सुनकर इसकी बोली, हेलो। जिया बोली, भाभी आप बहुत ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर इसकी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू। फिर कोमल उस लड़के को देखकर बोली, और ये है करण। इसकी ने उसे भी हेलो कहा। तभी मीसा आगे आकर बोली, वैसे सबका मिलना हो गया हो तो कोई मुझसे भी मिल लो। ये सुनकर जिया भागकर मीसा के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, दी आई मिस यू सो मच। मीसा बोली, तो मिलने आई क्यों नहीं? जिया बोली, मैं अकेले कैसे आती? मीसा बोली, प्लेन से और कैसे? जिया बोली, मुझे अकेले प्लेन से सफ़र करना नहीं आता था, अब आ गया है तो नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगी जब भी आपकी याद आएगी। मीसा बोली, हाँ बिल्कुल। सभी लोग आराम से बैठ गए और बातें करने लगे। तभी आरव बोला, इतनी जल्दी शादी फिक्स कर दी और हमें बुला लिया, कुछ पैकिंग भी नहीं सही नहीं हुई। दादी बोली, हाँ तो यहाँ किसी चीज़ की कमी है क्या? फिर दादी आगे बोली, तुम लोग थक गए होंगे ना, जाओ, मैंने तुम सबका रूम रेडी करवा दिया है, जाकर फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आरव बोला, वो तो ठीक है माँ, पर मैं पहले राजवीर से मिल लेता हूँ। कोमल बोली, राजवीर अभी घर पर नहीं है। आरव बोला, अच्छा ठीक है, फिर मैं फ्रेश हो ही जाता हूँ। ये बोलकर सभी लोग रूम में चले गए।